शोएब को थाने से लेकर उसके पिता घर आ गए थे। अभी तक तो उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शोएब को स्टडी रूम में बुलाया तो उसके बाद उन्होंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। शोएब ने जो किया था बहुत गलत किया था। ऐसे में वो चाहते थे कि पहले तो शोएब जल्द से जल्द जाकर इस शहबाज को ठिकाने लगा दें और उसके बाद वो जाकर पृथ्वीराज के घर पर वो कहकर आए जो उन्होंने उसे कहने के लिए कह रखा था। जी अब्बू, समझ गया मैं, शोएब ने आखिर में कहा। ठीक है, अब तू जा और अपना काम देख, लियाकत ने कहा और शोएब को हाथ के इशारे से अपने घर से रवाना कर दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे शहबाज आराम से हॉस्पिटल में अपने वार्ड में लेटा हुआ था। उसके वार्ड के बाहर 2 पुलिस वालों का पहरा लगा था। वो आराम से उसके दरवाजे के दोनों तरफ कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। दोनों अपनी कुर्सी में थोड़ा पीछे धंसकर बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो दोनों शहबाज की रखवाली करने का काम कर रहे थे और इसलिए वो अपने बिस्तर पर नहीं सो पाए। उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और इसी वजह से उन्हें झपकी लग गई। वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी खर्राटे ले रहे थे। तभी वहां पर एक छोटी सी ट्रॉली की चलने की आवाज आई। रुको। जैसे ही वो ट्रॉली दरवाजे के पास में आई और उन दोनों पुलिस वालों के सामने से निकलने लगी तो उस दोनों पुलिस वालों की उसकी आवाज से नींद खुल गई। वो उस आदमी को देख रहे थे जो उस ट्रॉली को चला रहा था। उन्होंने देखा कि वो ट्रॉली स्टील की थी और थोड़ी सी ऊंची थी। उसने अंदर एक बड़ा सा नीले रंग का डस्टबिन रखा हुआ था और उसके साथ में एक पानी की बाल्टी, एक झाड़ू और एक पोछा भी था। उसमें सारा सफाई का सामान था और जो औरत उसे चला रही थी उसका काम यहाँ सफाई करने का ही था। पुलिस वालों ने देखा कि वो एक बूढ़ी सी औरत थी जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी कमर भी थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी। जैसे ही उस औरत ने दोनों पुलिस वालों की आवाज सुनी तो वो एक बार के लिए घबरा गई और उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। साहब, मैं तो सफाई करने जा रही थी। मैं तो यहाँ रोज सुबह सफाई करने के लिए आती हूँ और सफाई का काम निपटा देती हूँ। अगर मैंने 7 बजे तक सारी सफाई खत्म नहीं की ना, हॉस्पिटल वाले मुझे मेरे काम से बाहर कर देंगे साहब। उस औरत ने तुरंत ही उन दोनों पुलिस वालों को समझाते हुए कहा। वो किसी भी तरह से अपने काम में देरी नहीं होने देना चाहती थी। फिर उसने शहबाज के कमरे की तरफ देखा और कहा, साहब, सुना है मैंने कि यहाँ पर जो आदमी सोया हुआ है उसने काफी लोगों के खून किए हैं। मुझे ना ऐसे लोगों के बारे में सुनकर बड़ा डर लगता है साहब। अब आप अगर कहें तो इस जगह की सफाई नहीं करनी है तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। मैं तो इस आदमी के कमरे में जाना ही नहीं चाहती हूँ साहब, लेकिन अगर मैंने सफाई नहीं की और किसी ने शिकायत कर दी बड़े साहब से मेरी, तो मैं तो बिना मतलब ही मारी जाऊंगी ना। वो लोग मेरा पैसा काट लेंगे साहब। अच्छा, उन दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। शहबाज के कमरे में बिना उसकी इजाजत के किसी को भी जाने दिया नहीं जाता था। कोई भी उसके कमरे में घुसकर उसके साथ में अगर कुछ गलत कर देता तो इसकी सारी जिम्मेदारी उन दोनों पुलिस वालों के सिर पर ही आने वाली थी और वो इस तरह की जिम्मेदारी तो अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगर वो ये बात कहने के लिए मैनेजमेंट के पास जाते तो उन्हें मालूम था कि उन्हें बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात करनी पड़ती और उन्हें शबाना से भी इन सब लोगों की बात करवानी पड़ती। उन दोनों में से कोई भी इस वक्त तो उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। नहीं सुनो अम्मा, तुम अंदर जाओ और आराम से सफाई निपटा लो अपनी, लेकिन जो भी करो थोड़ा जल्दी करना। वैसे भी तो वो आदमी अभी बेहोश पड़ा हुआ है। उस आदमी को डॉक्टर ने नींद की दवाई दी हुई है और वो सोया हुआ है। उसके हाथ पर भी हमने हथकड़ी लगा रखी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। जाओ और जाकर सफाई निपटाओ अपनी। उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा। अच्छा ठीक है साहब, उस बूढ़ी ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर से अपनी ट्रॉली सरकाने लगी। वो सीधा शहबाज के कमरे में दाखिल हो गई। दोनों पुलिस वाले फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए और उनकी आंखें फिर से लग गई थी। जैसे ही वो बुढ़िया अंदर दाखिल हुई उसने अंदर से कमरे का दरवाजा लगा लिया। वो अब शहबाज की तरफ देख रही थी जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन इधर वो बुढ़िया जो कि अभी तक काफी भोली नजर आ रही थी, उसकी आंखें अचानक से शैतानी हो गई। उसके दिमाग में ना जाने क्या चलने लगा।
लेकिन वो जिस तरह से शहबाज को देख रही थी वो तरीका ठीक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि शहबाज सुरक्षित नहीं था। उसने अपने हाथों में जो दस्ताने पहन रखे थे उसमें से एक सिरिंज निकाल ली थी उसमें आगे एक सुई लगी हुई थी और पीछे से पूरी सिरिंज में कुछ भरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई केमिकल था। उसका रंग हल्का सा पीला था। ये एक तरह की दवा थी जो कि सांप के जहर से बनी थी। इस तरह का सांप राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता था और इसकी जरा सी बूंद आदमी को मौत दे जाती थी। इस जहर की सबसे खास बात यह थी कि इसे अगर आदमी के खून में भी मिलाया जाता और बाद में अगर उसके खून की जांच की जाती तो अगले 3 दिनों तक ये जहर उस आदमी के खून में नहीं मिलने वाला था। ये किसी भी इंसान के खून में 3 दिनों के बाद ही नजर आने वाला था। 3 दिनों के बाद भी ये उस आदमी के शरीर में धीरे धीरे असर करना शुरू करता था और उसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती थी। उस औरत ने अपने हाथ में वो इंजेक्शन लिया और उसके ऊपर का ढक्कन हटा दिया। इसके बाद वो शहबाज के पलंग की तरफ बढ़ने लगी। इधर शहबाज अभी भी बहुत दर्द होने की वजह से नींद की दवाई लेकर सोया हुआ था। उसके सीधे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और उसके उल्टे हाथ में पुलिस ने हथकड़ी डाली हुई थी। वो हथकड़ी उन्होंने पलंग से जोड़ रखी थी। वो औरत धीरे से नीचे झुकी और उसने उस ढक्कन को अपनी थैली में फेंक दिया। इसके बाद उसने वो सुई शहबाज की हरी सी नस पर लगा दी और धीरे से वो सारा जहर उसके शरीर में उड़ेल दिया। जैसे ही शहबाज के हाथों में वो सुई लगी तो उसे हल्का सा दर्द हुआ और उस दर्द की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी हिल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक औरत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और उसने एक इंजेक्शन उसके हाथ में लगाया हुआ था। शहबाज ने यह भी देख लिया था कि उस इंजेक्शन में कुछ पीला सा मिला हुआ था। तुम? शहबाज ने उस औरत को अगले ही पल पहचान लिया। वो औरत भी शोएब के लिए काम करने वाले लोगों में से ही एक थी। एक बार शहबाज ने उसे देखा था जब वो शोएब से कुछ काम के सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। इसके बाद उसने उसे शोएब के साथ में तब देखा था जब वो उसे एक आदमी से निपटने के लिए ले गया था। उस आदमी ने तब शराब पी रखी थी। वो मॉल में कहीं था। इधर ये औरत सफाई वाली बनकर ही मॉल के अंदर गई और जैसे ही वो आदमी बाथरूम में गया ये पीछे से अंदर घुसी और वहीं पर उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। इधर जैसे ही शहबाज ने अपने मुंह से आवाज की तो इतने देर में उस औरत ने उसका मुंह बंद कर दिया। हाँ शहबाज, ये मैं हूं, उषा ताई। मुझे लगता है ना कि अब तू मुझे पहचान गया है। तो देख, अब तुझे भी ये समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर ना तुझे मारने के लिए आई हूँ। साले कुत्ते, तुझे शोएब ने पाल पोस कर बड़ा किया और अब तू शोएब को ही काटने चल पड़ा है। हाँ, तुझे पता नहीं कि जो शोएब भाई को काटने जाता है शोएब भाई उसे दुनिया से ही गायब कर देते हैं। इसके बाद उस औरत ने देखा कि शहबाज का चेहरा तन गया और उसे अपनी आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। उसकी नजर धुंधली हो रही थी और उसकी सांसें भी कमजोर होने लगी। वो औरत समझ गई कि जहर के फैलने की शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे अब इसका असर भी बढ़ने ही वाला था। उसने धीरे से शहबाज के हाथ में से इंजेक्शन निकाल लिया और उसका हाथ भी छोड़ दिया। जब इधर शहबाज पलंग पर लेटा था तो उसके शरीर में कोई जान बाकी नहीं रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दम घुटने लगा था। वो और ज्यादा सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन सांस थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगने लगा कि वो अब जो थोड़ी बहुत सांस ले पा रहा था उसे वो भी आनी बंद हो गई। धीरे धीरे उसे होश जाने शुरू हो गए और उसे ऐसा लगने लगा कि वो जन्नत में पहुंच चुका था। उसका शरीर हल्का होने लगा और उसे ऐसा लग रहा था कि वो हवा में बस तैरता जा रहा था। अब शहबाज की आंखों की पुतलियां भी नहीं हिल रही थी और वो एक मरी हुई मछली की तरह नजर आने लगा। वो अपनी जान गंवा चुका था। जैसे ही उस ताई ने देखा कि उसका काम पूरा हो गया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सबसे पहले तो शहबाज के हाथ पर जो हल्का सा खून आया उसे साफ कर दिया और उसके बाद उसने उसके कमरे की सफाई ऐसे करनी शुरू की जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था।
धीरे धीरे सफाई खत्म कर देने के बाद वो वहां से बाहर आ गई। हाँ माँ, हो गई सफाई। जैसे ही वो बाहर आई तो उन दोनों पुलिस वालों की नींद खुल गई और उन्होंने उससे ये सवाल पूछ लिया। हाँ हाँ, हो गई सफाई। अब मैं दूसरे वार्ड में जा रही हूँ। आपकी वजह से मेरा पैसा बच गया साहब, थैंक यू सो मच। उस औरत ने दोनों पुलिस वालों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बाद उसने फिर से वो ट्रॉली चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कहीं गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद शहबाज की जांच करने के लिए एक नर्स उसकी वार्ड में दाखिल हुई। जैसे ही वो शहबाज के पास गई और उसने उसे जगाने की कोशिश की तो अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई थी। चीख सुनते ही दोनों पुलिस वाले भाग कर अंदर गए। देखा कि शहबाज निढाल सा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर ही ये समझ आ रहा था कि उसे सांसें नहीं आ रही थी, उसका पेट तक नहीं हिल रहा था। उसे इस हाल में देखकर उन दोनों पुलिस वालों की तो हालत खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ देखो इसे क्या हो रहा है, एक पुलिस वाले ने घबराते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी सर को बुलाती हूँ, उस नर्स ने कहा और फिर वार्ड से बाहर भाग आई। वो बुरी तरीके से घबरा गई थी। इधर उन पुलिस वालों को भी बहुत डर लग रहा था। उनकी हालत खराब हो गई थी और वो बस एक दूसरे की ओर ही देखे जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद में डॉक्टर अंदर दाखिल हो गया। इधर उन दोनों पुलिस वालों को भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सीधा शबाना को फोन मिला दिया। मैडम, शहबाज अब नहीं रहा, एक पुलिस वाले ने कहा। उसकी आवाज में ही उसकी ग्लानी साफ नजर आ रही थी। नहीं रहा? शबाना ने जैसे ही ये सुना तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। वो अपनी गाड़ी से थाने में जा रही थी, लेकिन ये खबर सुनते ही उसने अपनी गाड़ी रोक दी। ऐसे कैसे नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया उसके साथ में? अभी कल ही तो तुम दोनों ने कहा था कि शहबाज ठीक हालत में है और वो जल्द ही ठीक होकर हमें बाकी की जानकारी देने वाला है। हाँ मैडम, डॉक्टर ने तो हमें कल यही कहा था, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि उसके साथ में क्या हुआ। शहबाज आज सुबह ही मर गया मैम, उस पुलिस वाले ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था, कैसे निपटने वाली थी शबाना शहबाज की मौत से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।